हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिस्टमेटिक्स इन बायोलॉजी। अभी तक ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, डिस्क्राइब हो चुकी हैं, जबकि 3 से लेके 10 मिलियन स्पीशीज की अभी भी डिस्कवरी होनी बाकी है। केयरफुल एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन आर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस. Both area of biology, that is theoretical and applied biology, are benefited by the systematics. Importance of systematics in theoretical biology. First one is uh, systematics are responsible in making conceptual contribution like population thinking. Systematics is also responsible in solving the problems of multiplication of species and other like mimicry and other evolutionary areas have also been clearly understood through taxonomy. Taxonomy also played a useful role in development of ethology and identification of all species of ecological importance. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो भी पॉपुलेशन थिंकिंग से रिलेटेड जो भी कंसेप्चुअल कंट्रीब्यूशन है उसको बनाने में टेक्सोनॉमी रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह से जो प्रॉब्लम्स स्पीशीज के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी सिस्टमेटिक्स इम्पोर्टेंस है और मिमिक्री या उससे रिलेटेड और भी इवोल्यूशनरी एरियाज होते हैं उनको अच्छे से समझने के लिए टेक्सोनॉमी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एनिमल बिहेवियर के डेवलपमेंट में भी टेक्सोनॉमी यूजफुल रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो भी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की स्पीशीज हैं उनके आइडेंटिफिकेशन भी हम सिस्टमेटिक्स के थ्रू ही कर सकते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक्स इन अप्लाइड बायोलॉजी। सबसे पहला है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। तो यहाँ हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में सिस्टमेटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है या इसका क्या यूज है। तो अभी तक क्या होता है कि जैसे कि प्रेजेंटली द प्रॉब्लम ऑफ सेविंग आवर क्रॉप एंड ट्रीज फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ पेस्ट। तो जो एनिमल्स हैं या जो पेस्ट हैं इंसेक्ट्स हैं उनसे अपनी क्रॉप को बचाने के लिए या ट्रीज को बचाने के लिए सिस्टमेटिक्स इम्पोर्टेंट होती है। अगर हमें किसी भी पेस्ट का प्रॉपर कंट्रोल करना है तो उस कंट्रोल करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो पर्टिकुलर पेस्ट का करेक्ट नाम कौन सा है और वो हम तभी जान पाएंगे जब हमें टेक्सोनॉमी की प्रॉपर नॉलेज होगी। इसी तरह से एवरी स्पीशीज हैड इट्स ओन निके एंड डिफर फ्रॉम इट्स related species in food preference, breeding season, tolerance to various stimuli, resistance to predator, competitor and pathogens. तो हर एक स्पीशीज का अपना रहने की एक जगह होती है और जो कि उनको अपने अदर स्पीशीज से डिफर करती है, डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी फूड प्रेफरेंस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनके ब्रीडिंग सीजन डिफरेंसेस हो सकते हैं या उनकी टॉलरेट करने की कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है या फिर वो प्रेडेटर से किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं या कॉम्पिटिटर से किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, रेजिस्ट करते हैं या पैथोजन से किस तरह से वो अपने आप को रेजिस्ट करते हैं। ये सारी क्वालिटी जो है हर एक स्पीशीज की इंडिविजुअल अलग अलग होती हैं। तो ये हम तभी पता लगा सकते हैं जब हमें टेक्सोनॉमी की नॉलेज हो, उसके थ्रू हम पर्टिकुलर स्पीशीज को आइडेंटिफाई करके उनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है जब हम किसी तरह के कंट्रोल मेजर्स करें, तो उससे पहले ये सारी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। All this information can be easily obtained by screening the literature if the identity of the pest is known. अगर हमें मालूम है कि वो पर्टिकुलर पेस्ट कौन सा है तो हम उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, फिर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर डिजीज्ड क्रॉप है उसका हमें जो भी पेस्ट है उसको हमें उसका सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। और साथ में देखा गया कि कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि द क्रॉप कंटिन्यूज टू बी डैमेज इवन आफ्टर स्प्रेइंग विद सुटेबल पेस्टिसाइड। कि जैसे मान लीजिए हम कितना भी सुटेबल पेस्टिसाइड को का स्प्रे करते हैं लेकिन फिर भी जो क्रॉप है वो तभी भी डैमेज होती रहती है। तो ये क्यों होता है? दिस मे बी आइदर ड्यू टू द एंट्री ऑफ सम न्यू पेस्ट और अपीयरेंस ऑफ सम रेजिस्टेंट
स्ट्रेन ऑफ पेस्ट। इसकी वजह से हो सकता है या तो कोई नया पेस्ट की एंट्री हो गई हो, या फिर जो ऑलरेडी पेस्ट था उसने अपने आप का वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन की तरह डेवलप कर लिया हो। बहुत बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि लीफ ईटिंग इंसेक्ट होते हैं, लीफ ईटिंग पेस्ट होते हैं। और जो पेस्ट होते हैं ये रात में फीड करते हैं और दिन के टाइम में हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं। जबकि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट के जूस को सक करते हैं, जैसे कि प्लांट बग्स हैं, एफिड्स हैं। तो अगर हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, या ये कह सकते हैं कि हम पर्टिकुलर पेस्ट स्पीशीज को अगर करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो इट बिकम्स easier टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स हैबिट्स विच इज द वाइटल फॉर इट्स इफेक्टिव कंट्रोल। अगर हमें मालूम है पर्टिकुलर आइडेंटिफाई करके हम पर्टिकुलर स्पीशीज को, पेस्ट को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएंगे कि वो कहाँ रहता है, उसका क्या नेचर है, तो उस केस में हमें उसको कंट्रोल करना काफी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है केमिकल कंट्रोल के कंपैरिजन में काफी इकोनॉमिकल होता है। और जो कंट्रोलिंग एजेंट्स हैं जैसे कि पैरासाइट हैं या प्रेडेटर्स हैं, these are always in the environment and able to multiply as needed to reduce the member of the pest species। तो जो कंट्रोलिंग एजेंट चाहे वो पैरासाइट हो या प्रेडेटर्स हो, ये इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और क्या होता है कि ये जो पेस्ट की स्पीशीज है इनको भी रिड्यूस करते हैं। तो नाम से क्लियर कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब है कोई भी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का को यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए। नाउ स्पेसिफिक कंट्रोलिंग एजेंट आर ऑफन डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्लोजली रिलेटेड एंड नियरली आइडेंटिकल फॉर्म। जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्रोलिंग एजेंट हैं उनको डिस्टिंग्विश करना उनसे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से जो कि एक देखने में आइडेंटिकल होती हैं काफी डिफिकल्ट होता है। अगर हम ये पर्टिकुलर जो होस्ट है या जो बायोलॉजिकल एजेंट ले रहे हैं, अगर इनको हम डिस्क्रिमिनेट करने में फेल हो जाते हैं, या हम पर्टिकुलर जो कंट्रोलिंग एजेंट है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में क्या होता है काफी ग्रेट एक्सपेंसिव कंफ्यूजन हो जाता है। और जिसकी वजह से कि जो गलत कंट्रोलिंग एजेंट या कंट्रोल एजेंट की एंट्री उस एरिया में हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर कि अर्ली 1940 में यूएस में आर्मी वर्म के कंट्रोल के लिए एक पैरासाइट आर्किटस इंसर्टस को इंपोर्ट किया गया था उरुग्वे और अर्जेंटीना में। लेकिन इसका जो इम्पोर्ट है वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया जब टेक्सोनोमिस्ट ने ये बताया कि दैट स्पीशीज जो पर्टिकुलर स्पीशीज है वो ऑलरेडी सदर्न यूनाइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, इसलिए इसका इम्पोर्ट बंद कर दिया गया। तो इन सभी केसेस में हम ये देखते हैं कि जब करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हम कर पाते हैं पैरासाइट का और उसके होस्ट का, तो तभी हम उस पर्टिकुलर क्रॉप को या फॉरेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल जो एजेंट है उनका स्पेसिफिक करेक्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, वही उसका की फैक्टर है। नेक्स्ट लेते हैं हम कि सिस्टमेटिक्स का पब्लिक हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हैं। तो नंबर ऑफ डिजीजेस विच आर स्प्रेड बाय many arthropods which are disease specific. So our control strategy should be planned in such a way that only the target species is attacked. तो जब हम किसी भी डिजीज के केस में या पर्टिकुलर पब्लिक हेल्थ के केस में देखते हैं कि अगर हमें पर्टिकुलर जो टारगेट स्पीशीज है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है, वही हमारी कंट्रोल स्ट्रेटजी होती है। ये तभी पॉसिबल है जब हम पर्टिकुलर स्पीशीज का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सम स्पीशीज ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग मलेरिया एंड अदर्स आर नॉट। जैसे कि एनोफिलीज जो मॉस्किटो है उसकी कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज ही ऐसी होती हैं जो कि मलेरिया को ट्रांसमिट करने का काम करती हैं, बाकी स्पीशीज मलेरिया ट्रांसमिट नहीं करती। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं एनोफिलीज मैक्यूली पेनिस, this is the supposed vector of malaria, was
found throughout the Europe. Taxonomist Hackett and Bates discover an Anopheles maculipennis complex. That complex comprises several sibling species of which few were responsible for the transmitting malaria. तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज हैं इनकी कई सारी सिबलिंग स्पीशीज होती हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही स्पीशीज ऐसी होती हैं जो मलेरिया को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, मलेरिया को फैलाने का काम करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वारंटाइन में सिस्टमेटिक्स या टेक्सोनोमी का क्या रोल है। तो ये देखा जाता है कि क्वारंटाइन होता क्या है। तो क्वारंटाइन एक तरह का आइसोलेशन ऑफ एनिमल दैट मे कैरी एन infectious disease until it is known that there is no danger of disease being passed on to other। तो एक तरह का एनिमल्स का आइसोलेशन है, ऐसे एनिमल्स का आइसोलेशन जो कि अपने साथ कैरी कर सकते हैं कुछ इन्फेक्शियस डिजीज को, और उनको तब तक आइसोलेशन कंडीशन में रखा जाता है कि जब तक ये ना पता चल जाए कि उनसे कोई किसी भी डिजीज का खतरा है या उनसे वो पर्टिकुलर डिजीज किसी और में स्प्रेड नहीं हो रही है। तो जैसे कि ये आज कुछ टाइम पहले कोरोना टाइम में बहुत देखा गया था क्वारंटाइन कराना, या क्वारंटाइन इस तरह से किया जाता था। न्यू Many new pests and diseases of plant and animals and human beings have already entered many countries। बहुत सारे पेस्ट हैं या फिर एनिमल्स या प्लांट या ह्यूमन बींग्स की डिजीज हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू स्प्रेड होती रहती हैं। इन डिजीज का स्प्रेड होना फैलना फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री इज थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस क्रॉप ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड मेनली थ्रू ह्यूमन बींग्स। तो ये किस तरह से फैलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू फैलते हैं, जैसे कि कोई भी क्रॉप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स का एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, या फिर ह्यूमन बींग को का एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाने से डिजीज स्प्रेड होती है, ट्रांसमिट होती है। तो उसके लिए पर्टिकुलर जो कंट्री है उनकी गवर्नमेंट ने कुछ क्वारंटाइन लेबोरेटरीज स्टेब्लिश की हुई हैं एरोड्रम्स में, पोर्ट में, ताकि वो चेक कर सकें कि पर्टिकुलर ह्यूमन बींग्स या जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाला मैटर है या थिंग्स है उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई भी पैथोजेंस तो साथ में नहीं है। यहाँ पर टेक्सोनोमिस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोवाइडिंग करेक्ट एंड प्रॉम्प्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेस्ट और डिजीज। तो पेस्ट या फिर डिजीज के करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे टेक्सोनोमिस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ताकि हम पता लगा लेते हैं कि कोई भी पेस्ट या कोई डिजीज होने के चांसेस हैं या नहीं। नेक्स्ट, रोल ऑफ सिस्टमेटिक्स इन सॉइल फर्टिलिटी। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एनिमल क्या करते हैं कि सॉइल में एक टनल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो क्या होती है, एरेटेड हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन या एयर का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से इसके साथ साथ वो कुछ ऐसे सिक्रीशन करती है जिसकी वजह से सॉइल इनरिच हो जाती है, और डेड बॉडी के डिकेज के से भी सॉइल इनरिच हो जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम ये जान पाए कि पर्टिकुलर कौन सी स्पीशीज एनिमल की ऐसी है जो सॉइल को फर्टाइल करने में हेल्प करती है। जैसे कि कुछ अर्थवर्म की स्पीशीज है जो सॉइल को एरेट करने में या उनको फर्टाइल करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है इन कॉमर्स। तो कॉमर्स में सिस्टमेटिक्स का रोल ये है कि जैसे कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि हनी है, सिल्क है, लैक है, डाइज है, ये हमें इंसेक्ट से मिलती है। अगर हमें पर्टिकुलर इंसेक्ट की स्पीशीज का मालूम है, जैसे हनी का मालूम है कि हमें हनी किस स्पीशीज से मिलना है, या सिल्क के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल इंसेक्ट है, लाख इंसेक्ट कौन सा है, या डाई किससे हमें मिलती है, अगर हम उसका प्रॉपर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को ग्रो करके हमारा जो कमर्शियल प्रोडक्ट है उसकी भी क्वांटिटी को हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्टली एज अ फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं, या फिर वो हमें काफ़ी कुछ यूजफुल कमर्शियल प्रोडक्ट उनसे हमें मिलता है। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स,
क्योंकि टेक्सोनोमिस्ट ही वो पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर स्पीशीज कौन सी है जो हमारे लिए यूजफुल है। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी यूजफुल स्पीशीज इज पॉसिबल ओनली थ्रू द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन which is done by the taxonomist. Italian honeybee Apis mellifera and the fish European carp Cyprus carpia. ये दो वेल नोन एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन इन दो स्पीशीज का इंडिया में किया गया विच वॉज पॉसिबल ओनली थ्रू द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अगर हम इन दो पर्टिकुलर स्पीशीज को करेक्ट आइडेंटिफाई करके इंडिया में इंपोर्ट नहीं करते तो हमें उतनी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। नेक्स्ट है टेक्सोनोमी का यूज मिनरल प्रोस्पेक्टिंग। The dating of rocks and geological events in an area is basic to any search for fossil fuels and mineral deposits. फॉसिल फ्यूल्स या फिर मिनरल्स डिपॉजिट्स की सर्च के लिए हमें रॉक्स की डेटिंग करनी पड़ती है और साथ में हमें जियोलॉजिकल इवेंट्स उस पर्टिकुलर एरिया के जियोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। कुछ इग्निशियस रॉक में बी डेटेड बाय रेडियोएक्टिव डिके। कुछ इग्निशियस रॉक का जो डेटेड है यार ये पता लगा सकते हैं कि वो कितनी पुरानी है, ये रेडियोएक्टिव डिके के द्वारा पता लगाया जा सकता है। जबकि सेडिमेंट्री रॉक कैन बी डेटेड ओनली बाय देयर इनक्लोज्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, सेडिमेंट्री मीन्स लेयर बाय लेयर रॉक का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें जो भी फौना या फ्लोरा बीच में रह जाते हैं तो उसके बेसिस पे उसको की डेट का पता लगाते हैं या डेटिंग की जाती है। The paleontologists play a major role in the identification of the fauna and flora and thus give clear picture of the correct sequence of geological events. Next, use in wildlife management. तो वर्ल्ड में काफी सारे ऐसे प्रोग्राम इनिशिएट हुए हैं एनिमल्स की को मारा जाना या फिर ट्रीज का फॉलिंग डाउन हो या डिफॉरेस्टेशन होना, इन सब की वजह से क्या है जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हुआ है और कई सारी एनिमल की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और कुछ स्पीशीज वो है इंडेंजर्ड कंडीशन में आ चुकी हैं। तो यहाँ पर टेक्सोनोमिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं उन सब स्पीशीज को जो इंडेंजर्ड कंडीशंस में है या इंडेंजर्ड है और उनको फिर बचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल डिफेंस। Information concerning disease vector and parasite is an obvious application of the systematics to nation. मतलब अगर हम करेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी डिजीज का, वेक्टर का या फिर पैरासाइट का जो कि एज अ बायोलॉजिकल वेपन्स यूज होते हैं तो हम अपने कंट्रीज का डिफेंस कर सकते हैं या कह सकते हैं हम अपने कंट्री की सुरक्षा कर सकते हैं। The use of such biological means or weapons in the war is economical and require less effort in their operation. तो इस तरह के जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं या पैथोजेंस हैं या पैरासाइट्स हैं, ये इस तरह वॉर में जब यूज होते हैं तो ये काफी इकोनॉमिकल होते हैं और इनको जो ऑपरेट करने में भी काफी कम एफर्ट लगता है। इन दीज केसेस बोथ इन मेकिंग द बॉम्ब एंड देयर डिस्ट्रक्शन द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैज बीन द फर्स्ट स्टेप। अगर हम इस केस में जो बायोलॉजिकल वेपन्स या ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस यूज कर रहे हैं वो तभी सक्सेसफुल है जब हम उसका उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द फर्स्ट स्टेप। दिस इज नॉट द आइसोलेटेड एग्जाम्पल एंड द नीड फॉर टेक्सोनॉमी इन द नेशनल डिफेंस still continues. Moreover, the identification of potential disease vector is vital to health of both military and civilian population all over the world. जो भी डिजीज वेक्टर्स हैं उनका अगर हम करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो जो सिविलियन हैं और मिलिट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है role of systematics in environmental problems. Systematics have also played a useful role in tackling the various environmental problems. तो बहुत सारे environmental problems को tackle करने के लिए भी systematics important role play करता है। कुछ pollutant जैसे कि कुछ chemical pesticide हो सकते हैं
These are residue may persist in the environment. तो इनके जो पेस्टिसाइड के रेजिड्यू हैं ये environment में exist करते persist करते हैं और even concentrate in some certain plant और animals या फिर ये कुछ animals और plant में भी deposit हो जाते हैं. Tracing the movement of these pollutants to determine their effects require correct identification of the species within the food chain. अगर हम इस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स का जो मूवमेंट है उसको ट्रेस करने के लिए और उसके इफेक्ट का पता लगाने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को आइडेंटिफाई करें कि फूड चेन में कौन सी पर्टिकुलर स्पीशीज है जिसमें वो डिपॉजिट है ताकि हम उसको फूड चेन से बाहर निकाल के उस पर्टिकुलर फूड चेन को टॉक्सिक फ्री या पॉल्यूटेंट फ्री कर सकें. Presently, water pollution is also considered as one of the foremost national problem. तो आजकल वाटर पॉल्यूशन भी अपने आप में काफी नेशनल प्रॉब्लम. सभी स्पीशीज का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है. ऑक्सीजन के लिए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है या नाइट्रोजन के लिए या अदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए. तो जैसे वाटर में जब रहते हैं तो इनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है. सर्टेन एल्गी, एक्वेटिक इंसेक्ट, हेलमिन्थ्स and parasite of fish and some microscopic organisms are reliable indicator of the degree and nature of the pollution. तो कुछ environment में या नेचर में कुछ ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एज अ इंडिकेटर्स यूज करते हैं और उनको उनको हम कहते हैं बायो इंडिकेटर्स जो हमें पता जिनसे हमें पता चलता है कि किस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है या किस तरह का पॉल्यूटेंट उस पर्टिकुलर हैबिटेट में उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा होने के चांसेस है. The identification of species present in a particular location provides a rapid and inexpensive monitoring system for the detecting pollution. अगर हम उस पर्टिकुलर स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकें जो उस पर्टिकुलर लोकेशन में है तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में वो हेल्प करेगा या पॉल्यूशन को मॉनिटरिंग करने में वो हेल्प करता है बायो इंडिकेटर. थैंक यू.